तो 2024 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। 24 को लगने में ऐसा लगता है कि ये 2024 की बात कर रहे हैं, तो ये एक साल से ऊपर हो गया, क्योंकि 2025 में है हम। लेकिन बेटा ये कब, नवंबर में आया होगा टेस्ट, मतलब आज से 6-7 महीने पहले। तो सिर्फ 6-7 महीने पहले ये जो क्वेश्चंस हैं, जो टेस्ट आए हुए हैं, ये उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके अंदर अब ये क्या कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर चारों में प्रेजेंट टेंस है, लेकिन किसी एक के अंदर प्रेजेंट टेंस का गलत यूज है। चारों में प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चारों में परफेक्ट टेंस है, लेकिन किसी एक चारों में प्रेजेंट टेंस है, और इन चारों में से कोई एक प्रेजेंट टेंस गलत है। बताइए, तो मैं इसको कह सकता हूं ये टेंस एरर। ये कहां से पूछा गया है? ये टेंस से। जिनके टेंस मजबूत है उनको आंसर दे देगा इजीली। तो देखें, द पेंटर इज पेंटिंग द वॉल राइट नाउ। इस समय पेंटर पेंटिंग को वॉल को पेंट कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और राइट नाउ से पता चलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है। द मदर कुक्स डिलीशियस फूड फॉर हर चिल्ड्रन। कि मदर जो पकाती है वो रोजा डिलीशियस फूड पकाती है अपने बच्चों के लिए, मतलब रोजाना की बात है, ये होता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी ठीक है। अब कहता है आई एम ऑब्जर्विंग योर मिस्चीवियस एक्टिविटीज, कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं आपकी जो शरारती भरी जो हरकतें हैं ना, इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर से पता चला ये टाइम कंप्लीट हो चुका है, ये टाइम खत्म है। और अगर टाइम खत्म है तो इसका मतलब है आपको परफेक्ट टेंस देना पड़ेगा, और यहां पर परफेक्ट टेंस है नहीं, तो आपको एम, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन देनी पड़ेगी, ताकि वो टाइम की समाप्ति को जस्टिफाई किया जाए। तो टाइम खत्म हुआ तो बीन देना है, और बी जो है, ये जो बी की फॉर्म है थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म बिना हैव के फॉर्म के आती नहीं, और आई के अकॉर्डिंग हैव की फॉर्म हो जाएगी हैव। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन ऑब्जर्विंग। तो आंसर ये होगा। तो आई हैव परफॉर्म्ड ऑल माई ड्यूटीज विद अटमोस्ट सिंसेरिटी। मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज को निभाया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखो, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये पूरा प्रेजेंट टेंस है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एरर है, बाकी सब ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एरर है, तो ये टेंस एरर आया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा क्या कहता है, माई मदर इज 51 ईयर्स ओल्ड। मेरी जो माँ है वो 51 साल की है। एंड माई अंकल इज 48 ईयर्स ओल्ड, और जो मेरे अंकल हैं वो 48 साल के हैं। सो माई मदर इज ओल्ड देन माई अंकल। तो कहता है मेरी मम्मी 51 की है, अंकल 48 की है। तो भाई, तो कहने का मतलब ये है कि अंकल से बड़ी है मेरी मम्मी, अंकल से बड़ी है। तो यहां पर मम्मी और अंकल में कंपैरिजन हो रहा है, मम्मी और अंकल के अंदर कंपैरिजन हो रहा है। तो जब दो पर्सन, प्लेस और थिंग में कंपैरिजन हो, तो हमें कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन लिखना होता है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा एडजेक्टिव से एरर आया, ये एरर है हमारा एडजेक्टिव से। तो जिसको एडजेक्टिव आता है वो कर लेगा। तो यहां पर कंपैरिजन किसमें, माई मदर इज ओल्ड देन माई अंकल। तो बेटा कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, तो देन तो है, लेकिन ओल्ड का ओल्डर करना पड़ेगा, ओल्डर देन माई अंकल। क्लियर हो गया? तो यहां पर एरर जो है वो एडजेक्टिव का एरर है, ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, माई सिस्टर इज एलर्जिक विद पीनट्स, सो बी कॉशियस व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील। कि जब उसका खाना, मेरी सिस्टर जो है उसे एलर्जी है पीनट से, तो जब भी खाना बनाओ तो सावधान रहना उसके खाने के अंदर पीनट्स ना हो, उसे एलर्जी है। बताओ ABCD। तो बेटा यहां पर फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है, यहां फिक्स्ड प्रेपोजिशन से एरर है। तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्या है यहां, एलर्जिक। तो एलर्जिक के साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो टू होता है। माई सिस्टर इज एलर्जिक टू, किसी चीज से एलर्जी होती है तो एलर्जी के लिए फ्रॉम नहीं लगेगा। कि कई बार हम हिंदी से प्रभावित होते हैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं अपने
काम में व्यस्त हूं। मैं अगर ऐसे बोलूं मैं अपने काम में व्यस्त हूं, तो अगर ट्रांसलेशन बनेगा तो बच्चे के दिमाग में ज्यादातर रहता है मे को मैं इनसे बनाऊं, तो वो ऐसे बनाएगा आई एम बिजी इन माई वर्क, आई एम बिजी इन माई वर्क। लेकिन ऐसा करके वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है। अब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, ये गलत हो। यहां पे आप बिजी इन नहीं कह पाओगे, आपको बिजी विद कहना पड़ेगा। देखो आप डायरेक्ट हिंदी की इंग्लिश नहीं बना सकते हर जगह, आप डायरेक्ट हिंदी की इंग्लिश नहीं बना सकते। आप ऐसे कहो कि अंग्रेजी मुझे अंग्रेजी आती है, तो क्या आप इसे ऐसे बोलोगे इंग्लिश कम्स टू मी? नहीं बोलोगे ना इंग्लिश कम्स टू मी, उसे क्या बोलोगे अंग्रेजी मुझे अंग्रेजी आती है, आई नो इंग्लिश, ऐसे ही बोलोगे। आई नो इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इंग्लिश, यही बोलोगे। अब बोलो कि सड़क पर गोलियां चल रही थी, गोलियां चला रहा था, तो क्या आप ऐसे तो नहीं बोलोगे ना कि द बुलेट्स वर वॉकिंग ऑन द रोड, कि बुलेट्स जैसे वॉकिंग कर रही हूँ, पैदल चल रही हूँ, तो ऐसे तो नहीं बोल पाओगे ना कि डायरेक्ट तो इंग्लिश नहीं बन सकती। तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम डायरेक्ट इंग्लिश बना ले, कि मे को इन कर दे। तो अब हमें समझना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ, ये जो बिजी है, बिजी के साथ जब हम किसी काम में व्यस्त होते हैं, किसी काम को लेकर व्यस्त हैं, तो बिजी विद होता है, तो बिजी के साथ विद फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, तो एलर्जिक टू होता है बेटा। क्लियर होगा? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा गांव में तो फिर बेटा ऐसे नहीं करना, गलत तो गलत है बेटा। अब चाहे गांव चाहे शहर, जो गलत है वो गलत है, तो आप सही इंग्लिश बोले तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो स्पोकन में ज्यादा ग्रामर नहीं लगता, लेकिन ब्लंडर करना भी तो सही नहीं है ना भाई। स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो तो उसमें स्पोकन इंग्लिश कर रहे हो तो उसमें ग्रामर का आवश्यकता नहीं है, लेकिन ब्लंडर भी नहीं कर सकते ना। तो आई को आर तो नहीं बोल सकते ना, आई के साथ आर तो नहीं लगा सकते कि भाई मैं बोलूं आई एम ए टीचर, तो आई आर ए टीचर तो नहीं कर सकता है, तो ब्लंडर हो गया। मतलब मोटी मोटी गलतियां अलाउड है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आई एम होगा, आई आर नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटेंस, सिलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज ए ग्रामेटिकल एरर। अब देखो इसके अंदर हमारे पास 4 सेंटेंस है, और 4 सेंटेंस में 2 ठीक है। 4 सेंटेंस में सॉरी मुझे बोल रहा हूं 4 सेंटेंस के अंदर 3 ठीक है और 1 गलत है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो बताओ। तो दे हैव एन इंफॉर्मेशन। तो देखो पहले में गलती आ गई, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ नाउन से एरर, यहाँ एरर है नाउन से, नाउन टॉपिक्स। तो जो नियम है हमारा ये, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, नाउन 5 तरीके के होते हैं, उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के 2 गुण हैं। पहला वो सिंगुलर होता है हमेशा, और दूसरा वो अनकाउंटेबल होता है। तो जो नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो उसको प्लूरल नहीं बना सकते, जो सिंगुलर अनकाउंटेबल है उसका प्लूरल नहीं बना सकते। और जिस सिंगुलर का प्लूरल नहीं बन सकता ना, तो उससे पहले ए और एन नहीं लगा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए या एन के बाद जो नाउन होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जिसे आप गिन सके। जैसे ए बॉय, एन अम्ब्रेला, तो बॉय और अम्ब्रेला को गिन सकते हो, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, जिसे देखा छुआ ना जा सके। तो इंफॉर्मेशन को आप देख छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो यहां से आपको एन हटाना है। और हाँ आपको ये बताना है कि इंफॉर्मेशन एक ही है, तो आप एन हटा दो, या तो एन हटा दो तो भी ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे ही रखा, आप ए पीस ऑफ कर दो तो इंफॉर्मेशन एक हो जाएगी, ऐसे कर सकते हो। या तो एन हटा दो तो भी ठीक, या फिर एन के स्थान पर ए पीस ऑफ लगा दो तो भी ठीक, दोनों में से एक कर लो। क्लियर है? तो अगर ये बात समझ में आई तो पहले में गलती नजर आ गई, बाकी 3 ठीक है, बाकी 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। whenever she is coming here, whenever she is coming here, she brings many gifts for everyone। जब कभी वो यहाँ आ रही है तो सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है। देखो मैंने आपको बताया इसमें ग्रामर और लॉजिक दोनों है, कि वो जब कभी यहाँ पर आ रही है तो सबके लिए गिफ्ट्स लाती है। तो ये हिंदी में बोलने में ठीक लग रहा है? नहीं, अजीब सा लग रहा है ना। तो आपका ना तो लॉजिक बिगाड़ना ना मीनिंग। तो अब यहाँ पर मैं छोटा सा नियम बता दूं, जब भी आप whenever लिखेंगे ना बेटा, जब भी आप whenever लिखेंगे तो whenever के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। ये टेंस एरर आ गया। whenever के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे,
ये टेंस एरर आ गया। तो whenever she comes here, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इन प्लेस ऑफ कमिंग यूज कम्स, कि whenever she comes here, जब कभी भी वो यहां आती है ना तो गिफ्ट्स लाती है। अब ये हैबिचुअल एक्शन भी है। अब अगर आप इसको देखें, ये एक हैबिचुअल एक्शन भी है कि यार वो जब भी आती है ना तो उसकी आदत है कि वो गिफ्ट्स लेकर आती है सभी के लिए। तो अगर ये हैबिचुअल एक्शन है तो हैबिचुअल एक्शन मानो तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब भी whenever लगाते हैं तो उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहां पर क्लियर हो गया। तो इन प्लेस ऑफ इज कमिंग यूज कम्स, इन प्लेस ऑफ इज कमिंग यूज कम्स। हाँ, जो पता नहीं था वो देखो पता चल गया, बने रहे जुड़े रहे। तो यहां पर क्लियर है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब कह रहा है इसके अंदर 3 गलत है, एक ही ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक है, 3 गलत है, सिर्फ एक ही ठीक है। अब वो एक ढूंढो। तो देखो इस प्रकार से सेंटेंस देता है, तो या तो ये कहेगा कि एक गलत है वो एक गलत ढूंढो, या फिर ये कहेगा एक ही सही है वो एक सही ढूंढो। तो आपको उस कंडीशन में चारों पढ़ने पड़ेंगे, आप उस कंडीशन में चारों पढ़ने पड़ेंगे बेटा। चलिए बताइए आंसर। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शंस में से ग्रामेटिकली सेंटेंस जो करेक्ट है उसे निकालो। तो देखो, शी वॉज नॉट अलाउड, उसे अलाउड नहीं किया गया टू एंटर द होटल, होटल में एंट्री के लिए, एज हर क्लोथ्स वॉज। तो यहां सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर है। क्लोथ्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब गलत हो गया, तो द क्लोथ्स वर होना चाहिए था। पहले तो ये गलत हुआ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, तो यही गलत हो गया, हम आगे नहीं बढ़ते। बाकी ये भी गलत है, लेकिन जब पहली गलत आ गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मानो, बात खत्म। आगे, शी वॉज नॉट अलाउड। तो बेटा जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो यहाँ पैसिव वॉइस से एरर है, यहाँ पैसिव वॉइस का एरर है। पैसिव वॉइस नीड्स की बी प्लस V3 चाहिए। पैसिव वॉइस कहता है मुझे बी प्लस V3 चाहिए। अगर ये बात समझ में आई तो वॉज बी है और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो जैसे वाज अलाउड है, वाज नॉट अलाउड, तो यहाँ पर भी वाज नॉट अलाउड होना चाहिए था, तो ठीक हो सकता। तो इसका मतलब है ये भी गलत। तो 2 गलत, एक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर आ गया, एक में आ गया वॉइस का एरर। ठीक है, अगला, शी वॉज नॉट अलाउड। तो देखो वाज के बाद B3 है, टू एंटर द हॉस्टल एज हर क्लोथ्स वर डर्टियर। तो कहता है कि उसे नहीं अलाउ किया गया टू एंटर द होटल एज हर क्लोथ्स वर डर्टियर, कि उसे होटल के अंदर एंट्री नहीं मिली क्योंकि उसके जो क्लोथ्स है वो बड़े गंदे थे। तो डर्टियर जो हो गया वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव एरर, यहाँ एडजेक्टिव एरर। बेटा कंपैरेटिव डिग्री कब लगाते हैं? जब 2 पर्सन प्लेस ऑफ थिंग के अंदर कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरिजन नहीं कर रहा, डिस्क्राइब कर रहा है। उसके कपड़े गंदे थे, कपड़ों को डिस्क्राइब कर रहा है, कपड़ों को, किसी एक के कपड़ों को दूसरों के कपड़ों से कंपेयर नहीं कर रहा। अगर कंपैरिजन होता तो डर्टी का डर्टियर कर देते। तो यहाँ कंपैरेटिव नहीं, यहाँ पॉजिटिव डिग्री चाहिए जो यहाँ पर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सारी चीजें ठीक है, तो ये भी गलत है आंसर ये। तो देखो बी के बाद V3 है तो पैसिव वॉइस ठीक। टू एंटर द होटल एज हर क्लोथ्स, तो यहाँ पे जो क्लोथ्स है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट भी ठीक। और यहाँ पर डर्टियर की जगह डर्टी, पॉजिटिव डिग्री, तो यहाँ एडजेक्टिव भी ठीक। तो यहाँ पर वॉइस भी ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी ठीक है, और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री की जगह पॉजिटिव डिग्री चाहिए तो एडजेक्टिव भी ठीक। तो सारे ठीक। तो सारी बात, जो गलतियां यहाँ थी वो गलतियां यहाँ नहीं है, तो आंसर डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगर ये बात क्लियर हुई तो आगे देखते हैं। माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड बाय द फ्लाइट विच वॉज लैंडिंग एट 5 AM। चलो आंसर बताओ, ग्रामेटिकल आंसर दो। बेटा लॉजिक समझ में आ रहा है ना? देखो क्यों, कहां, कैसे, किस लिए एरर है, हम वही चीज डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस में लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो सेवंथ का जो एरर है ना, सेवंथ का जो एरर है द नहीं आएगा। अब क्यों नहीं आएगा समझो। जब भी व्हीकल दे रखा, पहले तो स्ट्रेट समझ लो, ये आर्टिकल एरर है। यहां आया आर्टिकल से, पहले तो स्ट्रेट समझो फिर ग्रामर को समझाता। पहले स्ट्रेट समझो। जब भी बाय के बाद व्हीकल होगा, कोई भी व्हीकल, जब भी हम बाय के बाद कोई व्हीकल लगाएंगे ना, तो इनके बीच में कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। आप अगर बाय कार बोलोगे तो वो सही है, लेकिन अगर आपने बाय द कार बोला तो ये गलत है। कहते हैं क्यों आर्टिकल क्यों नहीं आ सकता? तो बेटा अब यहां पे आर्टिकल का मैं ग्रामर समझाता हूं। आर्टिकल एरर एक होता है प्राइमरी पर्पस, एक होता है सेकेंडरी पर्पस। कुछ चीजें बनी है, कुछ जगह बनी है प्राइमरी पर्पस के लिए। जैसे धर्म नहीं होता तो ये मंदिर मस्जिद नहीं होता,
तो अगर मंदिर मस्जिद है तो यहाँ पर लोग अगर पूजा पाठ नमाज के लिए जा रहे हैं तो प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर लोग पूजा पाठ नहीं किसी और काम से जाएं, जैसे भाई हो सकता है कोई इंसान वॉइड वॉश के लिए गया हो सकता है कोई इंसान पंखे वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के किसी काम से गया हो, तो वो वहां पर प्राइमरी नहीं सेकेंडरी पर्पस से जा रहा है। समझ रहे बात को? तो अगर कोई जगह है, अगर वहां पर कोई इंसान प्राइमरी पर्पस से जाए जो जिस वजह से वो बनी है, जैसे हॉस्पिटल ले लो, अगर कोई इंसान हॉस्पिटल जा रहा है वो इसलिए जा रहा है या तो क्योंकि इलाज करने या करवाने के लिए, तो वो प्राइमरी पर्पस से जा रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल का काम है इलाज करना करवाना, तो उस वक्त प्राइमरी पर्पस सोल्व हो रहा है, तो प्राइमरी पर्पस से जा रहा है। तो अगर कोई ऐसे जा रहा है कि हॉस्पिटल में इलाज करने करवाने के अलावा बहुत सी बातें होती है, हॉस्पिटल में हम किसी से मिलने भी चले जाते हैं, तो वहां पे सेकेंडरी पर्पस से जा रहा है। तो ये ध्यान रखो, जब कोई इंसान किसी जगह पर प्राइमरी पर्पस से जाए, जब किसी चीज का प्राइमरी पर्पस जब किसी का प्राइमरी पर्पस सोल्व हो, किसी वस्तु किसी जगह का, तो उस कंडीशन में नो आर्टिकल, तब आर्टिकल नहीं लगाओ। लेकिन अगर कोई वहां पर किसी दूसरे पर्पस से जा रहा है, सेकेंडरी पर्पस से जा रहा है, अगर कोई किसी जगह पर सेकेंडरी पर्पस से जा रहा है तो आप द आर्टिकल लगाएंगे। जैसे हॉस्पिटल, अगर मैं हॉस्पिटल इलाज करवाने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, प्राइमरी पर्पस। लेकिन मैं किसी से मिलने जा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल। अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूं तो द हॉस्पिटल सेकेंडरी पर्पस। ये बात समझ में आई? तो अब आइए बात इस पर, अगर कार का प्राइमरी पर्पस क्या है? कार का प्राइमरी पर्पस है ट्रांसपोर्टेशन का, यहां से वहां ले जाना। फ्लाइट का प्राइमरी पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का, यहां से वहां ले जाना। तो अगर हम इन व्हीकल के अंदर सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हम यहां से वहां जाएं, तो प्राइमरी पर्पस सोल्व हो रहा है। लेकिन अगर हम इन व्हीकल में बैठे हैं लेकिन प्राइमरी पर्पस सोल्व करने के लिए नहीं बैठे, किसी और वजह से, भाई कार खड़ी हुई है, बैठ के खाना ही खा रहे हैं उसमें, और कार को इसलिए तो नहीं खरीदेगा, चलो बैठ के कार में खाना खाएंगे, लेकिन कोई कार खड़ी हुई थी, कार में बैठ के खाना खा रहा है, तो वहां पर वो कार के अंदर सेकेंडरी पर्पस है। तो जब सेकेंडरी पर्पस से है तो द लगाएंगे, लेकिन प्राइमरी पर्पस से है तो द नहीं लगाएंगे। अब आप सेंटेंस को पढ़िए, फ्लाइट यहाँ प्राइमरी पर्पस से यूज हो रहा है, सेकेंडरी। तो क्या कह रहा है? माई आंट केम फ्रॉम स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड से आई, किससे? फ्लाइट से। तो मतलब फ्लाइट का यूज यहाँ प्राइमरी पर्पस के लिए हुआ है, फ्लाइंग के लिए हुआ। स्विट्जरलैंड से वो इंडिया आई, तो प्राइमरी पर्पस। तो यहाँ प्राइमरी पर्पस की बात है, और जब प्राइमरी पर्पस की बात होती है तो प्राइमरी पर्पस की बात होती है तो आर्टिकल नहीं लगाते, तो यहाँ द नहीं लगेगा। ये मैंने ग्रामर बता दिया, तो यहां से आपको द हटाना पड़ेगा। लेकिन मैंने स्ट्रेट ये भी बताया, मैंने इतना अगर ज्यादा दिमाग में नहीं रखना तो दिमाग में रखो, बाय के बाद व्हीकल होगा तो आर्टिकल मत लगाना, बाय के बाद व्हीकल होगा तो आर्टिकल मत लगाना, सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए सीधी बात, नो बकवास। स्प्राइट पी के आए हूं आज मैं, समझ रहे बात को? तो इसलिए सीधी बात, नो बकवास। चलिए आगे देखें। ही बॉट स्ट्रेंज विंटेज कार ऑन ऑक्शन फ्रॉम द कस्टम्स डिपार्टमेंट। विंटेज का मतलब होता है वेरी ओल्ड, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा पुरानी। विंटेज का मतलब बहुत ज्यादा पुरानी। ए बेटा, इस समय क्लास के समय में तुझे डांस याद आ रहा है? मैं अभी क्या कह रहा हूं, मैं स्प्राइट पी के आया हूं। सीधी बात, नो बकवास, इधर उधर की बात ना कर, सीधा पढ़ाई की बात कर, डांस की बात कर रहा है। अब क्या मैं तेरे को यहाँ पे नृत्य करके दिखाऊं? है यहाँ पे इंग्लिश करके दिखाऊंगा मैं तुझे, नृत्य करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो एरर बताओ। हाँ जी, देख अंशुल, आजा बेटा क्लास में आजा, मुरे लल्ला क्लास में आजा। इसमें जो एरर है ना बेटा, जैसे ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, जो फिर समझ लो बेटा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और वो इनडेफिनेट हो, डेफिनेट ना हो, उसको डिफाइन ना कर रहा हो, उसे डेफिनेट ना बना रहा हो, तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। उससे पहले ए या एन का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं शी हैज कार, तो मैं यहां पे सीधे सीधे शी हैज कार नहीं लगा पाऊंगा, मैं सीधे सीधे शी हैज कार नहीं लगा पाऊंगा। ये कार सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, मैंने कहा उसके पास कार है। अगर उसके पास कार है तो दुनिया में हजारों करोड़ों लाखों कार है,
इतनी कार्स है, इतनी सारी कार में एक कार उसके पास भी है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और दूसरा, इसको डिफाइन नहीं कर रखा कि कौन सी वाली कार है, तो इसका मतलब है ये इंडेफिनिट है, तो आपको ए देना पड़ेगा। यही बात यहां पर भी आई है भाई। ही बोट, उसने खरीदी है स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी विंटेज कार खरीदी है, बड़ी पुरानी विंटेज कार खरीदी है, तो कार जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और बेटा विंटेज कार बहुत है इस दुनिया में, विंटेज कार बहुत है, उनमें से एक इसने खरीदी, ऑक्शन में बिक रही थी भैया जी, उसने जाके खरीद ली ऑक्शन के अंदर, बोली लगाई और खरीद ली उसने नीलामी में, ऑक्शन होता है नीलामी में, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो बेटा फ्रेज में सबसे पहले ए या एन, तो आपको ए देना पड़ जाएगा, ए विंटेज कार। तो यहां पर भी आर्टिकल एरर है, यहां पर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल एरर की बात कर रहे हैं, तो यहां हमें ए स्ट्रेंज विंटेज कार ए देना पड़ेगा। क्लियर है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर डेफिनेट ना हो तो हमें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर डेफिनेट ना हो तो हमें ए या एन देना पड़ता है। क्लियर हुआ मेरे बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशंस अबाउट द इंसिडेंट। अभी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट और बताया था इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन जो नाउन एरर है, सेम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड नाउन एरर। अभी भी मैंने बताया कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चे, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसमें दो गुण होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दो गुण होते हैं, एक तो वो सिंगुलर होता है और दूसरा वो अनकाउंटेबल होता है, उसको गिना नहीं जा सकता। एक वो सिंगुलर और एक अनकाउंटेबल, तो मतलब इसमें ये दो गुण है, वो सिंगुलर भी है अनकाउंटेबल भी है। तो अगर वो अनकाउंटेबल है तो उसका प्लूरल संभव नहीं है। जो अनसिंगुलर अनकाउंटेबल है, जैसे वाटर बोलूं, टी बोलूं, मैंने कहा ऑयल बोलूं, कोई भी लिक्विड, तो उसका अनकाउंटेबल जो सिंगुलर अनकाउंटेबल उसका प्लूरल संभव ही नहीं है। तो इंफॉर्मेशन को आप देख छू नहीं सकते, और अगर देख छू नहीं सकते तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनेगा, तो आप एस नहीं लगा सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा नो इंफॉर्मेशन, तो एस नहीं लगेगा। तो जहां पर इंफॉर्मेशन है उसका एस हटेगा और आंसर ये रहा। क्लियर हुआ? तो नाउन एरर आया, यहां पर आया हमारा नाउन एरर। अगर बात क्लियर है तो आगे। एवरी स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। तो अब देखो ये कुछ डिटरमिनर है, एवरी हुआ, ईच हुआ, ईदर हुआ, नीदर हुआ। इन डिटरमिनर के साथ नीदर हुआ, लिटिल हुआ, मच हुआ, समझ रहे? इन डिटरमिनर के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन है, ये ध्यान रखें। इन डिटरमिनर्स के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन, कोई भी डिटरमिनर बिना नाउन के यूज नहीं होगा। तो कोई भी डिटरमिनर नाउन बिना नाउन के यूज नहीं होगा। तो इसी को आप ये कह सकते हैं, ये डिटरमिनर का भी एरर समझ लो। और डिटरमिनर का नाउन से संबंध होता है, तो आप इसे नाउन एरर भी समझ सकते हैं, दोनों कैटेगरी में आ सकता है, क्योंकि डिटरमिनर के बाद ही नाउन आता है। तो यहाँ पर एवरी एक डिटरमिनर है, और इसके बाद अगर आप नाउन लिखेंगे तो वो प्लूरल नाउन नहीं हो सकता, तो एवरी स्टूडेंट लिखना। तो ये या तो कह दो डिटरमिनर एरर है, क्योंकि इसी की वजह से सिंगुलर कर रहे हैं, और भैया जी चेंजिंग तो नाउन में कर रहे हैं, तो आप इसे डिटरमिनर एरर या नाउन एरर कह सकते हैं। तो सिंपली जो एरर हुआ, तो स्टूडेंट्स में से एस हटा दो, आंसर एरर। एवरी स्टूडेंट इन द हॉस्टल, हर स्टूडेंट जो हॉस्टल में है, उन्होंने डिसाइड किया टू ट्रेवल टू दिल्ली, दिल्ली जाने का, टू विटनेस द रिपब्लिक डे परेड, कि भाई वो रिपब्लिक डे परेड देखने का उनका निश्चय किया, उन्होंने जाने का। क्लियर है बेटा? ये डिटरमिनर या नाउन से एरर हो सकता है, इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माय फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। अब इसको आप टेंस एरर भी कह सकते हो, और आप इसको वर्ब एरर भी कह सकते हो। आप इसे दोनों में से कोई भी कह सकते हो। आप इसे टेंस एरर या वर्ब एरर दोनों कह सकते हो। बताइए कौन सा? मैंने बता दिया था ना, तो मैंने क्लियर कर दिया। 11 का आंसर बताओ, या तो आप इसे टेंस एरर बोल दो, या इसे आप वर्ब एरर बोल दो, दोनों में से कोई एक बोल दो। बोलिए, टेंस एरर है या वर्ब एरर है? एक ही बात है, क्या होगा? देखिए बेटा, जो मॉडल होता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो हैव होता है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये जो विल है वो मॉडल है
है ना। जो विल है वो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप हैड नहीं लगा पाओगे, आपको हैव लगाना पड़ेगा, विल हैव। और बेटा हैव के बाद V3 आता है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एरर है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एरर। तो अब चाहे मॉडल एरर मार लो, चाहे आप इसे वर्ब मतलब टेंस या वर्ब, तो वर्ब कौन सी, मॉडल एरर, मॉडल एरर मार। तो आंसर हो जाएगा आपको हैड की जगह पर हैव यूज करना पड़ेगा, डी एरर। ठीक है बेटा, डी एरर देख लीजिए। और ये 2024 के डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल देख लो। हाँ देखिए क्या कहता है, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर। कंसर्ट क्या होता है, कंसर्ट होता है कोई भी म्यूजिकल प्रोग्राम, एनी म्यूजिकल प्रोग्राम इज कॉल्ड कंसर्ट। तो जो कंसर्ट, आफ्टर द कंसर्ट वॉज ओवर दे गो टू द रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, अंटिल मिडनाइट। एरर बता बेटा, 12 के अंदर बता दिया। तो बेटा देखो इसके अंदर टेंस एरर है, इसके अंदर टेंस एरर है। कैसे, आफ्टर द डिनर वॉज ओवर, डिनर खत्म होने के बाद, वॉज से पता चला कि ये पास्ट, दे गो, गो से पता चला ये प्रेजेंट है, और फिर हैड डिनर, उन्होंने डिनर किया, तो इससे पता चला पास्ट। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर टॉक्ड आ गया, तो टॉक से पता चला कि पास्ट है। तो मतलब पास 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 सब जगह पास्ट चल रहा है, तो इधर ही प्रेजेंट क्या कर रहा है भाई। तो फिर यहां पर गो की जगह वेंट करना पड़ेगा, आप ट्रांसलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कहता है कंसर्ट जब खत्म हुआ, वी वेंट टू ए रेस्टोरेंट, हम रेस्टोरेंट में गए, हैड डिनर, खाना खाया, इकट्ठे खाना खाया, एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट, और भाई मिडनाइट तक हम बातें करते रहे, जब तक रात के 12 नहीं बज गए तब तक हम बातें करते रहे। तो यहां पर टेंस एरर हो गया, पूरा पास्ट में चल रहा है, तो गो प्रेजेंट में आकर उसने गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल एंड हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस। सही है। तो देखो यहां पर भी मॉडल एरर है, अभी भी बताया कि मॉडल एरर है यहां पर भी। ये जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसे एक मेन वर्ब की जरूरत होती है। मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहे कोई डू वाली वर्ब हो, चाहे हैव वाली वर्ब हो, और चाहे बी वाली वर्ब, कोई भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे विल मॉडल आया, तो मॉडल के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इन प्लेस ऑफ रिप्लेस्ड यूज रिप्लेस। हो गया, तो ये आंसर आगे। बाकी मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको, इसका मैं अर्थ क्लियर कर देता हूं कि क्या होगा। रिप्लेस्ड की जगह रिप्लेस होगा, तो मैं इसका अर्थ क्लियर कर देता हूं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कि जिनको रिन्यू किया जा सकता है, ऐसे रिन्यू, ऐसे एनर्जी के जो सोर्स हैं, जैसे कि लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है, और यहां पर ये यहां से वर्ब प्रेडिकेट शुरू है। ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, जैसे कि सोलर और विंड पावर, जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, विल रिप्लेस, वो बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मतलब ये आ जाएंगे, किसके स्थान पर आ जाएंगे, जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक हमारे जो फ्यूल हैं, फोसाइल फ्यूल हैं, और फिर उनके इनके फोसाइल फ्यूल के स्थान पर आ जाएंगे, और फिर इनकी वजह से कम हो जाएगा कार्बन एमिशन की जो पराबैंगनी किरणें, जो हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें सूरज से निकलती हैं, जिसकी वजह से
कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो गया और वहां से जो ये कार्बन निकल रहा है, एमिशन का मतलब निकलना, वहां से जो कार्बन लीक हो रहा है तो वो लीक होना बंद, बहुत कम हो जाएगा, मतलब रिड्यूस हो जाएगा इनके यूज होने से, ज्यादा इनके यूज होने से और इनके खत्म होने से। ठीक है, ये मीनिंग हुआ इसका। अगर आपको ये बात समझ में आई तो अगला पढ़ते हैं। चलिए बताइए, नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर, एज गुलमर्ग कश्मीर। मैं गया था अभी जब ये पहलगाम का हमला हुआ था उससे हफ्ता 10 दिन पहले मैं वहीं था। 22 तारीख को हमला हुआ है और वहां पे मैं 13 तारीख को वापस आया हूँ। पहले मैं वापस आ गया, 22 को हमला हो गया। अच्छा हुआ पहले ही आ गया। तो वहां पर मैं था उस वक्त, उस दिन मैं गुलमर्ग में था। वहां पर जब मैं वापस आए, पहलगाम में जा नहीं पाया था। गुलमर्ग में हमने श्रीनगर और गुलमर्ग में ज्यादा टाइम बिताया, पहलगाम हम वैसे भी नहीं गए थे। अब ये एरर आया है हमारा 2024 में, कहता है नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री, कि भाई जो इंडिया कंट्री है तो कश्मीर के अंदर जो गुलमर्ग है भाई सब बेहतरीन जगह है, बहुत बेहतरीन जगह है कश्मीर की। इससे बेहतर जगह कोई नहीं है इंडिया में, कोई किससे भी। तो ये क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि ये इक्वालिटी कंपैरिजन ले रहा है। तो कंपैरिजन ले रहा है कि गुलमर्ग से अच्छा कोई भी प्लेस नहीं है। लेकिन देखो दो चीजें हैं, एक होता है कंपैरिजन, ध्यान देना मेरी बेटा, ये एडजेक्टिव से एरर है, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। ये एडजेक्टिव से एरर आया है। एक आता है कंपैरिजन। जब कंपैरिजन पर्सन, प्लेस और थिंग में हो तो हम उस वक्त यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ये मैंने कितनी बार लिखवा दिया होगा, है ना, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। एक आता है इक्वालिटी, दो चीजों में समानता बताना। तो जब दो चीजों में समानता बताते हैं तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगते हैं। इसका मतलब उतना जितना हो जाता है। राम इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फादर। लेकिन एक आता है इनइक्वालिटी, कि जब इक्वालिटी को मना करो, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव होता है तो हम 100 के साथ एज रखते हैं, लेकिन डिग्री पॉजिटिव ही आती है, पॉजिटिव डिग्री। तो 100 के साथ हम एज रखते हैं। तो आप चेक कीजिए, नो बोल के ये नेगेटिव कर दिया इनइक्वालिटी, और बेटा 100 के साथ एज आ गया। तो जहां 100 के साथ एज आ गया, अब 100 के साथ एज आ गया तो बेटर के स्थान पर आपको गुड लिखना पड़ेगा। सो सिंपल, क्लियर हो रहा है ना। यहां कंपैरेटिव डिग्री, लेकिन एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है। तो यहां पर अगर आप बात क्लियर हो गई है तो बेटर के स्थान पर गुड का इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव एरर आया हुआ है। डन बच्चे, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। आवर फैमिली इज प्लानिंग ए ट्रिप टू यूरोप नेक्स्ट समर वेयर वी शुड विजिट सेवरल फेमस लैंडमार्क्स एंड एंजॉय लोकल क्यूजिन। क्यूजिन वहां का लोकल खाना जो होता है, वहां पे जो लोकल फेमस खाना है उसकी बात कर रहे हैं। हो गया। देखिए यहां पर मैं अगर आपको एरर बताऊं तो शुड की जगह विल होगा, मॉडल एरर। शुड की जगह विल होगा। तो यहां मॉडल एरर हुआ। कह रहा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं शुड की बात करूं तो शुड सेंटेंस के अंदर एडवाइज वाला फीलिंग, एडवाइज वाला मूड डिस्क्राइब करता है। और अगर हम विल की बात करते हैं तो विल के कई सीन होते हैं, जिनमें से यहां की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है कि हम क्या करेंगे। तो अब सेंटेंस देखो, हमारी फैमिली जो है प्लान कर रही है ट्रिप का, यूरोप जाने का नेक्स्ट समर। तो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं भाई। और वेयर कि जहां पर वी विल विजिट, हम जाएंगे, फ्यूचर प्लान है, जहां हम जाएंगे सेवरल फेमस जो लैंडमार्क्स है वहां, और उन्हें को एंजॉय, और वहां पे एंजॉय करेंगे, खाएंगे, वहां का जो लोकल खाना है उसे खाएंगे। तो बेटा यहाँ एडवाइस का सेंस नहीं, यहाँ फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है। तो मॉडल एरर है। और फ्यूचर प्लान की बात कर रहा है तो इन प्लेस ऑफ शुड यूज विल। बताइए, मॉडल एरर हो गया। ठीक है बच्चे, चलिए अगला लेते हैं।
कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो फील फ्री टू आस्क, है ना, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो फील फ्री टू आस्क। देखिए, इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन ए डिकेड। बताइए 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 बताइए। इट इज ही कि ये तो वही पर्सन है। तो देखो बेटा, अब मैं बोलता हूं, मैंने कहा इट इज द गर्ल हु, इट इज द गर्ल हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। कह रहा है तो वही लड़की है जो बड़ी तीव्रता से अंग्रेजी बोलती है। कहता है तो वही लड़की है जो बड़ी तीव्रता से अंग्रेजी बोलती है, तो इट इज द गर्ल। कह रहा है तो वही लड़की है। कह रहा कौन लड़की है, तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। और जिस शब्द का हम डिस्क्रिप्शन देते हैं वो शब्द बनता है एंटीसीडेंट। कहता है तो वही लड़की है कि कौन, जो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलती है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है और इस डिस्क्रिप्शन को हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। रिलेटिव प्रोनाउन, तो ध्यान रखो बेटा, ग्रामर के अंदर जो एंटीसीडेंट होता है ना, जो एंटीसीडेंट होता है इक्वल टू रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक ही होता है मेरे बच्चे, ये एक ही होता है, ये दो अलग चीजें नहीं है। ये नाउन है, ये उसका प्रोनाउन है। इट इज अ गर्ल, ये तो वही लड़की है जो, तो ये जो है कौन, ये जो है तो ये लड़की, तो दोनों सेम है। तो जो ये वो ये, इट इज द गर्ल हु स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वही लड़की है जो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलती है। और अगर हम इस लड़की की बात कर रहे हैं हु, तो ये इस वर्ब का रिलेटिव क्लोज में आई हुई वर्ब का सब्जेक्ट या रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, तो यही सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो हु अपने आप में सिंगुलर, अपने आप में प्लूरल। तो समझ लो जो ये यहाँ पर जो एंटीसीडेंट है, अगर ये मेल है तो ये मेल, ये फीमेल है तो ये फीमेल, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल, ये आई है तो ये आई, ये ही है तो ये भी ही। तो बस दैट्स इट, वही बात तो यहाँ है। तो अगर मैं इट इज ही, ये तो वही लड़का है कौन, इक्वल टू, तो ये एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन ये सेम है। अगर ही और ये सेम है तो इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो ही हु है। अब हु जो है वो सिंगुलर है क्योंकि ही सिंगुलर है, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लोज में आने वाली वर्ब इसके अनुसार लगेगी। अगर ही सिंगुलर है तो भाई प्लूरल वर्ब तो लग ही नहीं सकती, फिर आप वर्ब तो लगा ही नहीं सकते। अगर लगाओगे तो वर्ब्स लगाओ, अगर लगाओगे तो वर्ब्स लगाओ। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता यार ये तो वही है जो ये इस कंपनी में काम करता है, तो तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं, इस कंपनी के लिए काम करता है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वर्क को वर्क्स कर दो। तो इतना समझ में आ गया, यहाँ गड़बड़। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे फॉर मोर देन ए डिकेड, तो फॉर मोर देन ए डिकेड, तो सिंस फॉर और टाइम आ गया, तो फिर हमें परफेक्ट कंटीन्यूअस देना पड़ेगा। तो यहाँ वर्क्स नहीं कर पाओगे, वर्क्स नहीं कर पाओगे, आपको लिखना पड़ेगा इट इज ही हु हैज बीन वर्किंग, क्योंकि यहां पर इतने टाइम की समाप्ति हो गई है, टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा। तो यहां पर जो आंसर होगा, इन प्लेस ऑफ वर्क यूज हैज बीन वर्किंग। आंसर बी। क्लियर हुआ कि नहीं? पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने, जड़ से लेकर जीरो से लेकर हीरो तक, जड़ से लेकर पूरे फल तक मैंने समझा दिया, जड़ बुनियाद बता दी इसकी। आगे कर, द विंडोज वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे। बैंग का मतलब होता है टकरा जाना। जैसे मैं चल रहा हूं और मेरा सर कहीं पे टकरा जाता है, डूम, तो ये बैंग हुआ। ये जवाब उसकी ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी बैंग बैंग, इसका मतलब क्या होता है, धुआंधार, बस लड़ाई यही होता है। तो विंडोज जो है वो वायलेंट बैंग, बैंग मतलब बड़ तूफान आ रहा था तो बैंग हो रही थी, एक दूसरे से टकरा रही थी। ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, कल जो यस्टरडे जो स्टॉर्म आया था उस दौरान खिड़कियां जो थी वो आपस में टकरा रही थी, बैंग कर रही थी। तो अब बताइए आंसर, तो बताइए आंसर। तो आंसर जो होगा वायलेंट नहीं होगा, ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। जैसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट,
ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं तो वोयलेंट एडजेक्टिव है। तो वोयलेंटली बहुत बुरी तरीके से क्या हो रहा था, हिंसात्मक रूप से क्या हो रहा था, बैंग हो रहा था, टकरा रही थी खिड़कियां एक दूसरे से। और बैंग जो है वो वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब हम एडजेक्टिव से नहीं, वर्ब को डिस्क्राइब एडवर्ब से करते हैं। जैसे इंटेलिजेंट में एडजेक्टिव में एल वाई लगता है, एडवर्ब बनता है। ये एडवर्ब एरर है, ये एडवर्ब एरर है। और बेटा नियम है, अगर हमें एडजेक्टिव में एल वाई लगाए, एडजेक्टिव में एल वाई लगाए, इट बिकम्स एडवर्ब। जैसे हम बात करें इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट तो ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एल वाई लगाओगे तो क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। और बेटा वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए तो हमें वोयलेंट नहीं, वोयलेंटली करना पड़ेगा। वोयलेंट की जगह पर हमें एडजेक्टिव के स्थान पर एडवर्ब यूज करना पड़ेगा, वोयलेंटली। अगर वोयलेंटली करना पड़ेगा तो यहां वोयलेंट गलत है, वोयलेंटली करेंगे। समझ में आया बेटा? डियर, चलिए आज के लिए लास्ट ले लेते हैं, बताइए। Neither my brother nor my brothers-in-law attended the meeting as his health is not more good. As his health is not more good. बोलो 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 बोलो। आज हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आज बढ़िया डिस्कस हो गया क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं हुई। आज मैंने कहा था ना, आज मैं स्प्राइड पी के आया हूं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। तो इसमें 2 एरर हैं एक ही जगह पर, यहां एक ही जगह पर 2 एरर हैं। पहला बेटा, पहले तो ये समझो कि यहां पर है ना, कंपेयर हो नहीं रहा कि मेरा जो कि ना तो मेरा भाई और ना ही जो मेरे ब्रदर्स इन लॉ है उन्होंने मीटिंग ही अटेंड नहीं करी। तो बेटा ये अलग क्लॉज है, इसकी कहानी खत्म। ये अलग क्लॉज है, उन्होंने मीटिंग ही अटेंड नहीं करी, ये अलग क्लॉज हो गया। अब कहता है क्यों नहीं करी, तो क्योंकि उसके बाद वो कारण बता रहा है, और जब कारण बता रहा है तो उसने क्लॉज लिया कारण बताने के लिए, क्योंकि हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड। तो अब कंपेयर तो कर ही नहीं रहा, ये तो हेल्थ को डिस्क्राइब कर रहा है, और जब डिस्क्राइब करते तो पॉजिटिव डिग्री, तो मोर गुड क्यों लगाएगा? तो यहां पर मोर नहीं आएगा। पहला तो गलती है, मोर नहीं आएगा, पहली गलती है। अब दूसरी गलती, बेटा ध्यान दे, जब भी ईदर और नीदर नोर से देखनी है, ईदर और नीदर नोर, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और इनसे जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं, ये ध्यान दें, इनसे अगर 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं ना, तो वर्ब जो लगती है, ध्यान दें 3 चीजें, तो जो वर्ब लगेगी वो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सेकंड सब्जेक्ट जो इनके बाद आएगा, तो जो भी कुछ लगेगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, जो भी कुछ लगेगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। वर्ब भी है ना, और मतलब मैं बोलू 2 ही कर लो, अभी वर्ब कर लो, अभी तीसरी चीज छोड़ो। वर्ब भी सब्जेक्ट उसके अनुसार लगेगी सेकंड सब्जेक्ट के, और पजेसिव एडजेक्टिव भी, और पजेसिव एडजेक्टिव भी। चलो तीसरा भी कर ही लेता हूं, यहाँ प्रोनाउन भी कर लो। अभी तो वर्ब भी, प्रोनाउन भी और पजेसिव एडजेक्टिव भी हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे। अगर ये आपको बात समझ में आई तो देखो, नीदर माई ब्रदर, तो ना तो मेरा भाई और ना ही मेरे ब्रदर्स इन लॉ, उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी क्योंकि हिज हेल्थ इज नॉट गुड। तो ये हेल्थ किसकी? तो अगर मैं बात करूंगा ना बेटा, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक स्पोकन है और एक ग्रामर है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि शायद इसकी तबीयत खराब थी तो हिज ठीक है, यहां इसकी तबीयत खराब थी तो हिज ठीक है, इसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए ना तो इन्होंने मीटिंग करी, अटेंड करी, ना इन्होंने करी मीटिंग किसी ने अटेंड नहीं की क्योंकि हिज की तबीयत खराब थी। लेकिन यहां पर एम्बिगुअस है, पता नहीं चल रहा कि यार तबीयत किसी खराब थी, मीटिंग करी, इन्होंने अटेंड नहीं करी है। तो इसके लिए अगर मैं ग्रामर की बात करूंगा तो आपको इसके अनुसार जो सेकंड है,
सेकंड वन के अनुसार मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रामर का नियम है वो ये है। हिज भी गलत नहीं है, हिज गलत नहीं है अगर आप ब्रदर को बीमार मान रहे हो, लेकिन अगर चॉइस आ जाए, अगर चॉइस आए तो यहां पर एज की जगह आप देयर करोगे, सॉरी एज की नहीं, हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अगर आप हिज की जगह पर देयर करोगे ना, हिज की जगह पर देयर करोगे तो ज्यादा अच्छा। ये गलत नहीं, मैं इसको बोलूंगा ये सिंगुलर स्टारर है तो डुअल स्टारर, क्योंकि ग्रामर का नियम ये है। फिर समझ लो, अगर आपको ऐसे लगता है ना कि भाई बीमार था इसलिए इन्होंने भी अटेंड नहीं करी, तो हिज ठीक है, गलत नहीं है, हिज ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर चॉइस आ जाए कि मैं ब्रदर्स इन लॉ के अकॉर्डिंग लूं या ब्रदर के, तो मुझे इसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ग्रामर का नियम ये हमें अलाउ करता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो बेटा एरर ये सब एक ही में है। तो अगर हम बात कर रहे हैं अटेंडेड द मीटिंग एज हिज हेल्थ इज नॉट मोर गुड, तो दोनों एक ही सेक्शन में है। हिज भी यहाँ है, देयर हो जाएगा, और यहाँ पर मोर गुड में से मोर हट जाएगा, क्योंकि हेल्थ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे। अब बताइए ये पॉइंट हिज वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं ना बात को? तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो बेटा आज हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस किए, आज हमने 18 क्वेश्चन डिस्कस करिए। अच्छा स्कोर रहा आज का। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।